नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, हमारा खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज, और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश से आई एक दुखद खबर को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश में एक भीषण हादसा हुआ है और इंदौर से पुणे जा रही बस धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी में गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बस में तकरीबन 55 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक 15 लोगों का अब तक रेस्क्यू भी हो चुका है। नर्मदा नदी फिलहाल उफान पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस नीचे गिर गई और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ है। 55 यात्री सवार थे, कई गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये कहा जा रहा है कि 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि जो है वो हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक बस जो है ऊपर पुल से नीचे गिरती है और उसके बाद एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। 55 लोग इस बस में सवार थे और दुखद दुर्घटना। ये तस्वीरें हम दो दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ बस कैसे यहां पर नदी में गिरती है और उसके बाद जब उसे वहां से निकाला जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि यह मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। उधर मध्य प्रदेश गृह मंत्री की माने तो 15 लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा चुका है। तो 15 और 13 28 लोग जो हैं उनको लेकर जानकारियां सामने आ चुकी है, जिसमें 13 की मौत की पुष्टि हो गई है, 15 के रेस्क्यू की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को लगातार तलाश रही है यहां पर टीमें, और यह माना जा रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा यहां बढ़ सकता है। कुल 55 यात्री इस बस में सवार थे। महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है। बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी। तो प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद स्थिति जो है वो और ज्यादा साफ हो जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रवीश पाल जुड़ रहे हैं। रवीश, सबसे पहले तो ये बताइए कि हादसा हुआ कैसे और फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है? स्थिति कितनी साफ हो पाई अब तक? कितने यात्री सुरक्षित हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हादसा कैसे हुआ इसकी अभी जांच की जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का जो कहना है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया था और नदी के बीचों बीच जब ये बस पहुंची है तो उसी दौरान संतुलन खोने की वजह से जो रेलिंग है उस रेलिंग को तोड़ते हुए बस एकदम नीचे जा गिरी। जो प्रत्यक्षदर्शियों का फिलहाल ये कहना है, लेकिन अभी क्योंकि जांच चल रही है, जांच में कई और बातें भी निकल के सामने आ सकती है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रॉन्ग साइड से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी, उसे बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। लेकिन ये जांच का विषय है। अभी प्रशासन की प्राथमिकता पहले ये है कि ज्यादा से ज्यादा जीवित लोगों को वहां पे बचाया जा सके। अभी तक जो 15 लोग निकाले गए हैं उनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि बस जब नीचे गिरी तो वो एक चट्टान पे गिरी है। पहले उसका इम्पैक्ट बहुत तेज हुआ था, जिसकी वजह से बस पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई और उसके बाद बस जो है पलटी होकर के नदी के पानी में गिरी है। नदी के पानी में से भी कुछ शव निकाले गए हैं। बस को क्योंकि क्रेन के द्वारा ऊपर निकाल लिया गया है तो उसमें कुछ शव फंसे हुए थे और ऐसे करके कुल तरीके से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं। कुछ नदी में से निकाले गए हैं, कुछ बस के भीतर से निकाले गए हैं। अभी ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि हादसे की वजह क्या रही। कई घायल हैं जिनकी हालत गंभीर है, इसलिए माना जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ये तो तस्वीरें देखकर रवीश हमें समझ में भी आ रहा है कि आंकड़ा बढ़ेगा। दुखद हादसा है, लेकिन गृह मंत्री वहां कह रहे थे कि 15 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है, 13 की मौत की पुष्टि हो गई है, तो 28 तो ये क्या बाकी सभी लापता भी चल रहे हैं, उनके बारे में कोई खुश खबर नहीं? और इन 15 में से कितने ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है? जी, 15 में से 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। उनका इलाज चल रहा है। जो आपने बात कही, देखिए दरअसल गृह मंत्री के मुताबिक बस में 55 लोगों के सवार होने की जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब ये महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस थी
पता लगाया जा रहा है कि इंदौर से कितने लोग इसमें सवार हुए, क्योंकि इंदौर से ये पुणे के लिए रवाना हुई है बस। तो ऐसे में पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इंदौर से कितने लोग इस बस में सवार हुए थे। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, कोई 40 सवारी बता रहा है, कोई 55। जिस होटल में नाश्ते के लिए ये बस रुकी थी हादसे होने से कुछ ही देर पहले, वहां पर भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि बस में कितने लोग सवार थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कम से कम आप ये मान के चलिए कि अभी भी अगर सरकार का ही आंकड़ा माने, गृह मंत्री का आंकड़ा माने, तो गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 55 लोग करीब सवार थे। 28 लोग कुल मिलाकर के देखा जाए मृतक और जो निकाल लिए गए हैं, तो अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के गायब होने की जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि नदी का बहाव बेहद तेज है और बस एकदम नदी के बीचों बीच गिरी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ लोग बह भी गए हों नदी में, और इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को नदी में आगे के हिस्से में तैनात किया गया है, जहां पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नहीं, ये बहुत दुखद हादसा है। जरा ये बताइए दर्शकों को कितने बजे ये हादसा हुआ था और अभी फिलहाल मौके पर कौन कौन सी टीमें हैं जो मौजूद हैं, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है और क्या किसी प्रकार किसी ऐलान किया गया है जिनका नुकसान हुआ है, जो मृतक है उनको लेकर? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, तो सरकार इस समय अगर आप देखें तो विधानसभा में कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बीच में मुख्यमंत्री जो है वो लगातार स्थानीय प्रशासन, जिसमें खरगोन कलेक्टर और धार कलेक्टर, इनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, और साथ ही में इंदौर के जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं उनसे, जो संभाग आयुक्त हैं, उनसे भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। तीनों को मौके पर रवाना होने के निर्देश दे दिए गए हैं, धार कलेक्टर को, खरगोन कलेक्टर को और इंदौर संभाग के संभाग आयुक्त को। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंच गई है, गोताखोर वहां पे पहुंच चुके हैं, स्थानीय प्रशासन भी वहां पे जो तमाम संसाधन है, जेसीबी है, क्रेन है, उनको लेकर के वहां पहुंच चुकी है। करीब सुबह 10 से 10:15 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है इस हादसे का। इंदौर से अल सुबह ये बस रवाना हुई थी और खरगोन के पास ये खलघाट का पुल आता है, नर्मदा नदी पे बना हुआ, और इसके बाद ही कुछ दूर जाकर के महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाती है। 10 बजे के करीब ये हादसा बताया जा रहा है। अभी ये जानकारी जुटाई जा रही है कुल मिलाकर के कि आखिरकार बस में वाकई कितने लोग सवार थे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे एक और संवाददाता हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमेंद्र, आज वहां पर चुनाव भी है क्योंकि आज देश में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या खबरें आपके पास है इस हादसे को लेकर? और क्योंकि गृह मंत्री को हमने सुना, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हुई हैं, थोड़ा और समय दीजिए, वक्त के साथ चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां के खरगोन के और धार के उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्री ने बताया है कि 1 दर्जन के करीब लोगों को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया है और लगभग इतने ही डेड बॉडीज को वहां से फिश आउट भी किया गया है। और आई विटनेसेस जो वहां सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने बताया है कि करीब 50 से 55 लोग इस बस में सवार थे, और इस बस का हादसे के पीछे क्या कारण है वो उसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन चूंकि ये नदी के ऊपर पुल जो है, कलघाट नदी का जो पुल है, वहां पे करंट नदी का जो है बहुत तेज था, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है बस के नदी में गिरने के बाद बस से बाहर भी निकल गए और पानी के तेज बहाव के साथ बह भी गए। तो फिलहाल 1 दर्जन लोगों को जो है रेस्क्यू कर दिया गया है, और गृह मंत्री के हिसाब से लगभग 25 से 30 लोग अभी भी लापता है। ये लोगों का क्या हुआ है अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, धार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मौजूद है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और सरकार के हिसाब से और जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं उनके हिसाब से अभी थोड़ा समय और लगेगा, जिसके बाद ये कुछ मजबूती से कहा जाएगा, ये बताया जा सकेगा कि बाकी लोगों का क्या हुआ। लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, तो जरा ये बताइए कि इस हादसे को लेकर आप लोगों की बातचीत लगातार हो रही होगी, हालांकि कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की बात कर ली जाए या जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, क्या वजह मुख्यतः निकल कर आ रही है? ध्यान भटक गया था, कुछ और वजह है, किसी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ? हादसा कितने बजे और कैसे हुआ, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी अब तक आपके पास? जी देखिए, जहां तक कारण का सवाल है, 2 सस्पिशंस जताए जा रहे हैं कि या हो सकता है कि ब्रेक फेल हो गया हो या स्टीयरिंग जाम हो गया हो। ऐसा सरकार के जो गृह मंत्री है उन्होंने भी आशंका जताई है कि इन 2 में से क्या कारण है अभी पता नहीं चल पाया है, जांच का विषय। लेकिन वहां किसी को बचाया नहीं की ऐसी कोशिश की जा रही हो, ऐसा कुछ वहां जो आई विटनेसेस ऐसा कुछ बताया नहीं। अचानक अकस्मात ये हादसा हुआ है, बस एकदम नदी में गिर गई है, और लोग जो उस बस में सवार थे, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम
टाइम था। 6 बजे के करीब ये इंदौर से निकली थी। 12 लोग इंदौर में बैठे थे इस बस में और ये महाराष्ट्र रोडवेज की बस थी, लाल कलर की बस थी। और चूंकि सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत सारे लोग शायद नींद में भी थे, तो एकदम झटके के साथ गिरे। तो ज्यादा कुछ लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आई विटनेस ने ये जरूर बताया कि अचानक हुआ है, किसी को कोई बचाने की इस तरह की कोई घटना वहां पे मौजूद नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी ये जानने की कोशिश कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जब तक पता चलेगा, अभी फिलहाल जो है प्रायोरिटी जो है वो रेस्क्यू करने की है। ठीक है, तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हेमेंद्र जरा ये बताइए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है उसमें कहा गया गृह मंत्री की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल बाइट आई कि 15 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। यहां पर किस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, और क्या आप उन हादसे का शिकार लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा रहा जो बात करने की हालत में है, उनकी स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी? जी देखिए, जो लोगों को बचाया है लगभग 1 दर्जन से 15 लोगों के करीब जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और इन लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए, क्योंकि खरगोन जिला अस्पताल सबसे नजदीक है, वहां भेजा गया है। तो खरगोन में इनका इलाज चल रहा है। इन लोगों से बातचीत भी की जा रही है, बातचीत भी हुई है, लेकिन इन लोगों को भी कुछ पता नहीं है कि हादसा क्यों हुआ। अकस्मात हुआ, शॉकिंग था, सुबह का समय था, तो अभी पता नहीं चल पाया है कि कारण क्या था, हादसे का क्या कारण था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ है और अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ समय लगेगा ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि 25 से 30 लोगों का क्या हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बस में 50 से लेकर 55 लोग उस समय सवार थे जिस समय ये हादसा हुआ है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि हादसा होने के कितनी देर बाद यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये कितनी देर से वहां पर चल रहा है? जी देखिए, 10 सवा 10 के करीब जो है पहली जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धार के पास आई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खरगोन को पता चला। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जो दोनों जिलों के एक हैं, उन्होंने दोनों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को डायरेक्ट किया कि वो मौजूद स्पॉट पे पहुंचे। और लगभग मेरे ख्याल से आधा घंटे के अंदर जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। और यही कारण है कि 10 से 15 लोगों को तुरंत ही बाहर निकाल भी दिया गया, जैसा कि होम मिनिस्टर ने हमें बताया भी। और उसके बाद जो है अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू हुए हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए। तो इन 2 घंटों में जो है 1 दर्जन के करीब डेड बॉडीज को वहां से निकाला गया है और अभी कोशिश की जा रही है कि बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जाए। 50 से 55 लोग, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि उसमें सवार थे। 28 लोगों की जानकारी आई है, 13 लोगों की मौत हो गई है, 15 ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बाकी जो वहां पर गायब हो गए हैं उनको कैसे तलाशा जा रहा है? गोताखोरों की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, स्थानीय प्रशासन कैसे उनकी तलाश की जा रही है, और क्या क्या इंतजाम फिलहाल मौके पर किए गए हैं, अगर जानकारी आपके पास हो? जी देखिए, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का एसओपीज है। और डाउन स्ट्रीम जो नदी है उसका करंट बहुत तेज है, बहाव बहुत तेज है नर्मदा नदी का। और क्योंकि वो नैरो भी है, वहां पे ब्रिज के पास बहुत नैरो है, और जहां नैरो नदी होती है वहां पे उसका करंट बहुत तेज हो जाता है। इस वजह से डाउन स्ट्रीम जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मोटर बोट से वहां पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पे सर्च कर रही है। और किनारे किनारे लग के उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहाव करंट के साथ जो है हो सकता है लोग किनारे लग जाएं और आगे डाउनस्ट्रीम कहीं मिल जाए। तो इस वजह से डाउनस्ट्रीम उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम वहां पे बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रेन्स और बाकी जो हेवी ड्यूटी मशीनरी है, उसको लेकर के बस को पुल आउट करने की कोशिश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी बस को पूरी तरह से बाहर निकाल भी लिया जाएगा। तो उसके बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि बस के अंदर कितने लोग फंसे थे, कितने लोग उसमें रहे और कितने लोग जो है उससे बाहर निकल पाए। जी, अब जरा हमें ये बताइए, जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि आसपास पत्थर बहुत ज्यादा है। जी जी, तो ये इलाका कैसा है? ये जो नदी बीच में बस गिरी है, ये पुराना पुल है। जी जी, एक बार जरा दर्शकों बताइए कि ये कहां पर बस गिरी है? ये बीच नदी में गिरी है या जहां नदी कटाव होता है वहां जहां पत्थर होते हैं वहां गिरी है? इस घटना स्थल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये खलघाट का जो पुराना पुल है, गांधी सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। ये बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में भी पत्थर नदी के किनारे वाले इलाके का जगह है। वहां पे पत्थर बहुत है और पानी का बहाव बहुत तेज है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे। और बहुत नैरो है, ये बहुत छोटा सा पुल है, कोई बहुत बड़ा पुल नहीं है, नैरो है। नदी का जो मुंह है वो बहुत छोटा है वहां पे, और इस वजह से वो उसका फ्लो भी बहुत तेज वहां पे उस स्पॉट पे होता है। और इसी वजह से वो, क्योंकि बीच नदी में वहां पे बस गिरी है, इस वजह से बहुत सारे
सारे लोग जो है बस से बाहर भी एकदम निकल आए, ऐसा आई विटनेस ने भी वहां पे बताया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी फिर हम आपके पास रुक करेंगे, आपसे तमाम सवाल जवाब करेंगे। ईश्वर इन तमाम लोगों की आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना भी हम करते हैं, और जो घायल हैं वो सुरक्षित बचें, जो लापता है उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन ढूंढ ले। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर और आ रही है पटना के, आपको बता दें एक के बाद एक पीएफआई से जुड़े 2 टेरर मॉड्यूल पकड़े गए हैं पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ। दरभंगा में पीएफआई के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतर आए, झंडे लहराए गए, नारे लगाए गए। पटना टेरर मॉड्यूल का एक संदिग्ध शनिवार को लखनऊ के चारबाग से गिरफ्तार किया गया था। इस मॉड्यूल के 3 संदिग्धों की तलाश में पुलिस दरभंगा में छापेमारी कर रही है और इसी के विरोध में कल यहां पर प्रदर्शन हुआ था। दरभंगा में पीएफआई जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पीएफआई का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आया है। लेकिन अब बिहार के दरभंगा में पीएफआई ने अपना झंडा लहराया है और विरोध प्रदर्शन किया है। पीएफआई से जुड़े तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे और यहां पर अपना विरोध जाहिर किया है। तो 5 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरभंगा में प्रदर्शन हो रहा है, दर सनाउल्लाह जो है वो फरार चल रहा है। पटना के टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तारियां जो हैं वो एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। टेरर मॉड्यूल 2 जो है उसका भी जिक्र यहां पर आया है और खबर तो यही कि 2047 तक इनके मंसूबे थे कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। और इस कोशिश में ये तमाम लोग लगे पड़े थे, लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी, लगातार प्लानिंग की जा रही थी, हथियार सिखाए जा रहे थे इन्हें। लेकिन जब भांडाफोड़ हुआ तो उसके बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस बिहार के कई जिलों में छापेमारी कर रही है और संदिग्धों की तलाश कर रही है। 26 जो संदिग्ध हैं उनका नाम एफआईआर में दर्ज है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और दरभंगा के भी 3 संदिग्ध हैं जिनकी पुलिस को तलाश थी, जिसमें से एक नूरुद्दीन गिरफ्तार हो चुका है और बाकी 2 मुस्तकीन और सनाउल्लाह की तलाश दरभंगा में लगातार की जा रही है। उसी कड़ी में सनाउल्लाह के और मुस्तकीन के ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। लेकिन इसी बीच जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने दरभंगा में एक विरोध रैली निकाली और पीएफआई के झंडे लहराए। हम जिस जगह मौजूद हैं इस वक्त दरभंगा में, ठीक यहीं पर जो है पीएफआई के लोगों ने यहां पर एक रैली निकाली, पीएफआई के झंडे लहराए और आरोप लगाया कि पटना पुलिस और बिहार सरकार बीजेपी के दबाव में पीएफआई के खिलाफ एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इसी के विरोध में पीएफआई के कई सदस्यों ने दरभंगा में विरोध प्रदर्शन निकाला और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। कैमरा पर्सन नदीम आलम और प्रहलाद के साथ रोहित सिंह, दरभंगा आज तक। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं। रोहित, बिहार टेरर मॉड्यूल केस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन आज पीएफआई सड़कों पर निकली। जरा बताइए किस बात को आधार बनाकर यह प्रदर्शन किया गया, कितनी संख्या में लोग शामिल थे और इसके बाद क्या किसी प्रकार का कोई ज्ञापन वापन भी दिया गया है या आगे क्या सोचकर यह प्रदर्शन था? शुभांकर, मैं आपको बताऊं कि 26 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में, उसमें से 6 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के, 20 अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं और इसमें से कई जो ऐसे पीएफआई के सस्पेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो उत्तर बिहार के रहने वाले हैं और खासकर दरभंगा से भी इनका संपर्क है। दरभंगा से अभी भी जो 2 संदिग्ध जो लोग हैं पीएफआई के, सनाउल्लाह और मुस्तकीम, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, मगर उत्तर बिहार में क्योंकि पीएफआई का एक अच्छा खासा दबदबा है, इसी कड़ी में पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जुलूस और विरोध प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि सरकार और पटना पुलिस जो है मनगढ़ंत कहानी बनाकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है पीएफआई को बदनाम करने के लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में नीतीश सरकार जो है ऐसा कर रही है ताकि पीएफआई को बदनाम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो पीएफआई नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है उसके बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी बिहार के कई जिलों में चल रही है और खासकर उत्तर बिहार के कई जिलों में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, वैशाली, दरभंगा,
कटिहार, इन सब जगहों पर जो है जहां से संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जहां के लोग ये रहने वाले हैं और फिलहाल फरार हैं, इन सभी जगहों पर पुलिस की जो है ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है इन सबको गिरफ्तार करने के लिए। जी, शुभंकर, दरभंगा कनेक्शन का बात हो रही है तो देखिए सनाउल्लाह का जिक्र हो रहा है और सनाउल्लाह का एक वीडियो भी सामने आया है, हम आपको दिखाते हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मोहम्मद सनाउल्लाह का एक वीडियो सामने आया है। ये बताया जा रहा है पिछले साल का ये वीडियो जिसमें सरकार आरएसएस पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। सनाउल्लाह उन आरोपियों में शामिल है जो पटना टेरर मॉड्यूल के संदिग्धों में हैं, जिनकी तलाश फिलहाल पुलिस को है। अब आपको दरभंगा के ही सनाउल्लाह की जहरीली बातें सुनवाते हैं जो पटना टेरर मॉड्यूल में फरार है। सनाउल्लाह का पिछले साल का ये वायरल वीडियो सुनिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई भी जो भी काम कर रही है वो आवाम के हित में काम कर रही है, जिसकी वजह से आवाम का एक बड़ा तबका मजबूती के साथ पॉपुलर फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी यही चीज आरएसएस को पसंद नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों के साथ साथ तमाम कम्युनिटी के लोगों को बेदार कर रहे हैं। जो ये सरकार का ट्रेंड चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, जो लोग भी उसके एजेंडे के मुखालिफ काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए किसान आंदोलन को आप देख लीजिए, 70% किसान है, हमारा कृषि महादेश है, लेकिन क्या है तकरीबन 2.5 साल से इतने कड़ाके की ठंडी में कर रहे हैं, उसके भी खिलाफ सरकार है। कोई अगर दलित आवाज उठा रहा है तो वो नक्सलवाद हो जाता है, कोई अगर दानिश्वर तबका दलित का आवाज उठाता है वो नरबन अक्सर हो जाता है, कोई मुसलमान आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। इसी तरह उसी का एक क्रम है ईडी की तरफ से, ईडी की छापामारी के जरिए पॉपुलर फ्रंट के मंसूबों को आवाज को दबाया जाए, लेकिन पॉपुलर फ्रंट कभी भी अपने मकसद से और अपने नजरिए से कभी भी वापस नहीं हटेगी। हम राजनीतिक पंडित हैं वो अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हों, राजस्थान हो, इन सभी जगहों पर जाटों की अच्छी खासी भूमिका है, कई सीटों पर उनका सीधा असर है और ऐसे में एक बड़ा मैसेज जो है वो भी इस नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी कर रही है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री भी देखिए आपको नजर आ रहे हैं और जहां जहां कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, जहां जहां पर प्रस्तावक बनना है, वहां वहां प्रधानमंत्री भी सक्रिय हैं। राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम सहयोगी दल और जगदीप धनखड़, इनका नाम जब सामने आया तो फिर उस वक्त कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन यह माना जाता है इनके बारे में कि किसानों की लड़ाई लड़ी और कानून को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, ये बहुत बारीकियों को अच्छे समझते हैं। ये प्रधानमंत्री ने भी जो पहला ट्वीट किया था इनको लेकर, उसमें इस बात का जिक्र किया था, किसान पुत्र से शुरुआत की थी और ये कहा था कि तमाम जो कानूनी पहलू हैं, तमाम जो मसले हैं, उनको समझने में ये बड़ी सहजता से काम करेंगे, चीजों को आसान करेंगे। और क्योंकि पश्चिम बंगाल के जब ये गवर्नर रहे उस दौरान काफी सुर्खियों में रहे। अब उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि लोअर हाउस के चेयरपर्सन भी होते हैं, लिहाजा वहां पर इनकी भूमिका कैसी रहेगी अगर ये जीत कर आते हैं, उस पर सभी की निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हालांकि विपक्ष जो है वो भी अपने उम्मीदवार को लेकर आश्वस्त है, वो भी दावा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एनडीए अपने कुंडे के साथ यहां पर मौजूद और जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन करते हुए, तो ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं। और जगदीप धनखड़ एक बार फिर हम आपको बता दें राजस्थान की जाट बिरादरी से आते हैं, जाटों को आरक्षण दिलवाने में मदद की थी, काफी अहम भूमिका निभाई थी। और क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं आसपास के जहां पर इनकी भूमिका, इनकी सक्रियता जाटों की काफी ज्यादा है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं और विपक्ष की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। ये देखिए तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ का नामांकन हो रहा है और जगदीप धनखड़ वर्सेस अलवा यहां पर और द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा। तो एक तरफ अलग अलग जगहों पर वोट डाले जा रहे हैं, राष्ट्रपति चुनावों को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं अपना वोट डालने जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो जगदीप धनखड़ को लेकर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इस वक्त वो हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जो जीतकर भी आए और मौजूदा दौर में उपराष्ट्रपति वो बने, दक्षिण भारत से वो आते हैं। 2017 में
उपराष्ट्रपति बने थे। फिलहाल 2022 की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हैं। ओडिशा से वो आती हैं और अब पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल रहे जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं। नॉमिनेशन की तस्वीरें देखिए। और खास बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि प्रधानमंत्री के साथ जो उनका संवाद है, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ सहज हैं, वो काफी गौर करने वाली बात है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, यहां से प्रतीत हो रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी प्रधानमंत्री के साथ है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जब ऐलान हुआ था तब हमने और आपने बात की थी, लेकिन अब नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं जगदीप धनखड़। तस्वीरें नजर आ रही है, एनडीए कुनबा है और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता। जरा बताइए और क्या खास है जब नॉमिनेशन करने पहुंचे, और प्रधानमंत्री के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है यहां पर। देखिए शुभाकर, बिल्कुल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इसीलिए जगदीप धनखड़ जो है, जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के नाम का नामांकन करने पहुंचे हैं। नहीं तो इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में बहुत से नाम थे, उन सबको दरकिनार करते हुए जो है वो जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। और आप देखिए कि उनकी केमिस्ट्री, जैसा आप बता रहे थे, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो दृश्य हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें किस तरीके से सहज रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर देखें तो दोनों के चेहरों पे जिस तरीके की मुस्कुराहट है, वो बताती है कि सहज रिश्तों के कारण और सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया। जगदीप धनखड़ जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय को अगर हम देखें तो राजस्थान में चुनाव है 2023 के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही साथ जाटों की जो संख्या है, जो बिल्कुल राजस्थान से लगती हुई सीमा है, हरियाणा की, पंजाब की, वहां जाट हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जाट हैं। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, गुना, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर जो है जाटों की अच्छी खासी संख्या है। तो एक तरीके से और ओबीसी चेहरे के तौर पर जो है इनको पेश किया गया। किसान पुत्र के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको पेश किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ना सिर्फ एनडीए के घटक दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट रखा, और साथ ही साथ यूपीए के घटक दलों को भी जो है अपनी बोट पे सवार करके लाए, अपनी नाव पे, और जो है गैर यूपीए और गैर एनडीए के दलों को भी जो है वो अपनी नाव पे सवार करके द्रौपदी मुर्मू के लिए जो वोट शेयर का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो वोट शेयर का इंतजाम जो है वो जगदीप धनखड़ के लिए भी हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है तो उपराष्ट्रपति के लिए जो मतदान होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट कर सकते हैं। दोनों सदनों की जो संख्या है, कुल संख्या है 788 है। ऐसे में जीत के लिए जो 391 ही वोट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों के अंदर जो सांसदों की संख्या वो 394 है। तो बहुमत से 3 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। हिमांशु, आप देखिए, आपने सदनों का जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर ये आंकड़ा इनके पास है और आसानी से ये बन जाते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में चेयरपर्सन भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में इनका कार्यकाल हम सभी ने देखा, काफी चर्चा में रहा है, तो वहां भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना अगर ये चुनकर आते हैं तो। बिल्कुल शुभांकर, पश्चिम बंगाल में जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी के सामने कई कानूनी बाधाएं पेश की थी कि सरकार चलाते टाइम आपको राज्यपाल को दरकिनार नहीं कर सकते, उनकी एडवाइस को चाहिए होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें बिना गवर्नर के साइन के आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई बाधाएं जो है वो समय समय पर उनके खिलाफ खड़ी करते रहे हैं, तो उसका उनको रिवॉर्ड भी मिला है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है ये चुनाव जीत सकती है, लेकिन एनडीए के सांसदों की संख्या मिला दें इसमें, और गैर एनडीए और यूपीए के दलों की भी संख्या, जिसमें वाईएसआर ठीक है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए भी लगातार वोटिंग हो रही है और राष्ट्रपति चुनावों को लेकर खबर यह है कि 2.25 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग को होते हुए, और शुरुआती घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने वोट कर दिया है। और ये फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है। तो राज्यसभा, आपको बता दें, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों, अलग अलग जो लोग हैं, फिलहाल मतदान जो है वो लगातार जारी है। और खबर यह है कि राष्ट्रपति
पद के चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा वर्सेस द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू हैं, तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार जो हैं यशवंत सिन्हा को बनाया गया है और वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा प्रहलाद जोशी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की बात की जाए तो अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, भूपेंद्र पटेल की बात की जाए। जिस राज्य से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, ओडिशा, वहां से नवीन पटनायक नजर आ रहे हैं, जगमोहन रेड्डी वो भी नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं लगातार महामहिम के लिए मतदान कर रहे हैं और इस मतदान पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। तो ये बड़ी खबरों पर नजर हमारी बनी हुई है चुनावों को लेकर, लेकिन आज एक दुखद हादसा हुआ है और मध्य प्रदेश में भीषण हादसा हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें कि इंदौर से पुणे जा रही एक बस धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी में गिर गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। बस में करीब 55 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो 15 लोगों का रेस्क्यू हो गया है और क्योंकि नर्मदा अपने उफान पर थी, लिहाजा तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है कि बस जब ऊपर से गिरी तो नीचे पत्थर, ये देखिए पत्थर यहां पर है और इस वजह से बस जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, चकनाचूर हो गई। इस वजह से भी कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई और 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 15 का रेस्क्यू हुआ है, जिसमें भी कई लोगों की हालत गंभीर है। और इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि पानी का बहाव क्योंकि बहुत तेज था, कई लोगों के वहां से बह जाने, क्योंकि बस नीचे गिरी तो कई लोग शायद बाहर निकल गए होंगे, उनके यहां बह जाने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से इस पूरी घटना पर बातचीत की है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे और ये बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। बस हादसे पर शिवराज सिंह चौहान ने एकनाथ शिंदे से बात की है। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एकनाथ शिंदे से बात की है क्योंकि बस जो है वो इंदौर से पुणे के लिए जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजे जाएंगे शव। धार में नर्मदा नदी में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि बस महाराष्ट्र की थी, इंदौर से वापस महाराष्ट्र के पुणे जा रही थी। लिहाजा जब इसमें हादसा हुआ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की और यह कहा कि लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हमले को लेकर जानकारी दी, हादसे को लेकर, और उसके बाद यह कहा कि जितने भी शव हैं उनको सम्मान के साथ हम महाराष्ट्र भेजेंगे। तो यूं तो सरकार आज एक्टिव है राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए, लेकिन इस हादसे के बाद गृहमंत्री एक्टिव हो गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की, इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने अपडेट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको सुनवाते हैं। बहुत पीड़ादायी एक महाराष्ट्र सरकार की बस थी, रोडवेज की, इंदौर से पूना जा रही थी। अब ब्रेक फेल हुए या स्टीयरिंग फेल हुई है ये जांच का विषय है, लेकिन वो मां नर्मदा में गिर गई। 15 लोग के करीब बचाए हैं, 10 से 15 और 10 से 12 के करीब शव अभी निकले हैं। ऐसा कह रहे हैं लोग जो बचे हैं कि 50-55 लोग होंगे। इंदौर से 12 सवारी उसमें बैठी थी। महाराष्ट्र से और इंदौर से कितने कितने लोग हैं, थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। अभी बस को निकालने के लिए वरिष्ठ अधिकारी और रेस्क्यू की टीम लगी हुई है। कोशिश है कि बस निकल आए जल्दी से जल्दी, लेकिन नदी की धार बहुत तीखी है, तेज है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री कहते हुए कि बहुत दुखद हादसा है, महाराष्ट्र सरकार की ये बस थी और इस हादसे को लेकर लगातार हमारी नजर है। 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि दर्शकों को हम बता दें कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से घटना घटित हुई, तस्वीर देखिए आप, ऊपर पुल से बस नीचे गिरती है और नीचे ये जो पत्थर वाला इलाका है वहां पर यह बस गिरती है, जिसकी वजह से बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। तमाम रेस्क्यू टीम के लोग जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं, यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन लोगों के आंकड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि
15 लोग जिनका रेस्क्यू किया गया, उनमें से भी कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति फिलहाल बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अब ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर जो ये इलाका है ये इसलिए ज्यादा और भयावह हो जाता है क्योंकि नदी की धार जो है वो काफी ज्यादा तेज थी। इस इलाके में बरसात का पानी भी क्योंकि आ चुका है, लिहाजा धार तेज थी, और जब बस इस पोल के पत्थर के पास गिरती है तो वो बस चकनाचूर हो जाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर बारिश वाली स्थिति बनी है, लगातार यहां बारिश हो रही है और स्थिति जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। हादसा भीषण है और इस हादसे को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वहीं अनिल पटेल जो कि यहां के स्थानीय विधायक हैं, उनसे आज तक ने बातचीत की है। स्थानीय विधायक का इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। अमलनेर से इंदौर को जाने वाली बस हमेशा कई सालों से आज तक चल रही थी। सुबह 6 बजे इंदौर से ये बस निकली थी। उसमें ड्राइवर महाराष्ट्र की ड्राइवर और कंडक्टर थे। कुछ प्रवासी जो थे, प्रवासी मेरे हिसाब से मेरे को अभी तक तो जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर के कुछ प्रवासी उसके अंदर थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 20 से 22 लोगों का वहां प्राण जा सकता है, ऐसी जानकारी मिली है। हमने कलेक्टर जलगांव जिले की कलेक्टर है, उनसे संपर्क किया। उसके बाद में तहसीलदार, एसडीएम, उसके बाद में एसटी डिपो के कुछ अधिकारी, इनसे संपर्क करके तुरंत वहां जाके स्थानिक लोगों से बात करके उनकी मदद लेके मदद कार्य तत्काल कैसे हो सकता है इसके बारे में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में हमारा जो मतदान है राष्ट्रपति पद का, वो होने के बाद में मैं विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा साहब, उसके बाद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके ऊपर मैं जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रहा हूं। उनसे बात करूंगा और उनको बोलूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार से आप तुरंत बात करिएगा और उनसे जो भी मदद कार्य है हम लोगों को वहां प्राण बचाने के हिसाब से जल्द मदद कार्य मिले। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे संवाददाता हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमेंद्र, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि जो आंकड़ा पिछली बार बताया गया था उसके हिसाब से 13 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया था, लेकिन कई लोग लापता थे। अभी फिलहाल नई ताजा जानकारी क्या निकल कर आ रही है हादसे को लेकर? जी, जो जहां तक 13 लोगों की मौत का सवाल है, उसमें से 13 के 13 डेड बॉडीज जो हैं वहां से बाहर निकाल दी गई हैं, ऐसा वहां पर मौके पर जो आई विटनेसेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया है। लेकिन जहां तक ये जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इसका जो आंकड़ा है, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी है। हो सकता है गृह मंत्री को कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि मौके पर जो लोग हैं वो कुछ और बात बता रहे हैं और गृह मंत्री ने कुछ और बात बताई है, इसलिए हम अभी इस पर कुछ नहीं बोलने की स्थिति में है। लेकिन हो सकता है कि गृह मंत्री की शायद जानकारी थोड़ी गलत हो, क्योंकि मौके पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल किसी ने उनको देखा नहीं है जिनको बचाया गया है। और साथ में ये भी बात सामने जरूर आ रही है कि इंदौर से इस बस में आप बने रहिए हेमेंद्र हमारे साथ, क्योंकि हमारे एक संवाददाता हैं जिन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, उनकी रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं। वो रिपोर्ट देखना समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं नर्मदा पुल के किनारे खड़ा हूं। यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, बड़ी संख्या में नाव वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू कार्य जारी है। इंदौर से पुणे जा रही बस नदी में समा गई और अब तक 13 बॉडी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन बस पर कितने लोग सवार थे ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया। खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि 13 बॉडी रिकवरी हो गई है, लेकिन बस में कितने लोग सवार थे ये स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू कार्य में सभी लगे हुए हैं। यहाँ लोकल की जो टीम है वो रेस्क्यू कार्य में जुटी है। यहाँ बड़ी संख्या में नर्मदा किनारे कई लोग पहुंचे हैं जो अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए आए हैं। और अभी रेस्क्यू कार्य कब तक चलेगा, बस बाहर निकाली जा चुकी है और उसमें जितने शव थे वो निकाले जा चुके हैं। उमेश रेवलिया, आज तक, खरगोन। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी। हेमेंद्र, आप कुछ बात कह रहे थे, जरा बताइए उस खबर को जो आप बता रहे थे कि अभी भी कोई कंफ्यूजन का स्टेट है रेस्क्यू लोगों को लेकर। कंफ्यूजन हुआ है,
जी, अभी भी वो कंफ्यूजन का स्टेट है। अभी अभी हमारे संवाददाता की, जो धार के संवाददाता हैं, उनकी वहां पे मौके पे मौजूद आईजी से बात हुई और आईजी ने कहा है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, रेस्क्यू नहीं किया गया है लोगों को, 13 ही डेड बॉडीज निकाली हैं और गृह मंत्री को शायद किसी ने गलत जानकारी दी है और गृह मंत्री से वो बात कर रहे हैं ताकि इस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। क्योंकि ये जो बात सामने आई थी कि 50 से 55 लोग उस बस में सवार थे, ये बात तभी सामने आई जब गृह मंत्री ने भोपाल में विधानसभा में बयान दिया कि उन्हें आई विटनेसेस ने जो उनको रेस्क्यू किया गया, 13 लोग जिनको बचाया गया है, उन्होंने ये बताया है कि संभवतः 50 से 55 लोग बस में सवार थे। लेकिन अब आईजी ने मौके पर पहुंचकर ये बात साफ की है कि 13 लोगों को ही जानकारी है कि 13 लोग ही उस बस में सवार थे और 13 के 13 लोगों की डेड बॉडीज अभी फिश आउट कर दी गई हैं। ये आईजी का मौके पर से बयान भी है और उन्होंने हमारे संवाददाता से फोन पर बात करते हुए इसको कंफर्म भी किया है। ये तो फिर एक बड़ी खबर आप बता रहे हैं। इधर खरगोन के आईजी का क्या कुछ कहना है, हम वो भी सुनवाते हैं क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दुखद घटना हुई है। तो ये बस इंदौर से अमलनेर जाना पता चला है और जहाँ तक पता चला इसमें 12 ही यात्री थे और एक ड्राइवर थे, लेकिन और भी कोई रास्ते में बैठे हों या कोई और कर्मचारी साथ में हो, इस बात पर संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और जितने शव हमें मिले हैं इनकी शिनाख्त की कार्रवाई भी हमारी जारी है। अभी तक 5 लोगों की शिनाख्त अभी तक हमें हुई है, जिनमें 3 लोग जलगांव के रहने वाले और 2 राजस्थान के रहने। सर, अभी तक कितने लोगों को बचाया जा सका है, जिंदा जिनको लोगों को निकाला जा सका है क्या, और यात्री बस में कितने सवार थे लोग? देखिए, अभी तक 13 शव मिले हैं। 12 लोगों के बस में सवार होने की जानकारी हमें इंदौर से मिली थी। इसके अलावा अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि 12 लोग थे, लेकिन ऐसा भी संभावना हो सकती है कि एक आध कोई कर्मचारी भी हो जो कंडक्टर के रूप में हो या कोई रास्ते से बैठा हो। इसलिए हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और उस चीज़ को कंफर्म भी कर रहे हैं। तो यहां पर आप सुन रहे थे आईजी खरगोन को, हमारे सहयोगी हेमेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। हेमेंद्र, यहां तो आईजी साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए 13 लोग सवार थे, जिसमें से 12 संभवतः गाड़ी में सवार लोग थे, एक ड्राइवर था अब तक उनकी जानकारी के हिसाब से, और सभी की शायद मृत्यु हो गई है दुखद हादसे में। जी, मैं वो आपसे वही कह रहा था कि कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए शायद निर्मित हुई कि गृह मंत्री ने विधानसभा में बयान दिया कि 50 से 55 लोग जो हैं उस बस में सवार थे और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 1 दर्जन से 15 लोगों को वहां पे रेस्क्यू किया गया। लेकिन जब वहां मौके पर पूछा गया कि कहाँ हैं वो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया, तो जो लोग मौजूद थे मौके पे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने बताया कि कोई लोग रेस्क्यू नहीं किए गए, उसमें सिर्फ 13 लोग सवार थे और 12 लोग इनमें से इंदौर से बस में बैठे थे और एक आदमी संभवतः रास्ते से बैठा था और उन सभी 13 लोगों की मौत हो गई और सभी डेड बॉडीज को जो है बाहर निकाल दिया गया है। अब स्थिति कैसे, ये कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ, इसको अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईजी ने यह भी जरूर कहा है कि वो गृह मंत्री से बात कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन दूर किया जा सके। ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, क्योंकि अगर ये बयान सामने आ रहा है? छोटा आखिरी सवाल। नहीं, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म नहीं होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो मतलब वो तो एक सस्पेशन तो है ही कि और भी लोग उसमें मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने काउंट नहीं किया है एक्चुअल लोग कितने मौजूद थे वहां। ये बताया जा रहा है कि 12 बैठे थे, संभवतः रास्ते से कोई एक आधा और बैठा हो, ड्राइवर क्लीनर थे। तो अभी वो रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखिए, स्थानीय संवाददाताओं के संपर्क में भी रहिए और बड़ी जानकारी निकलकर यही आ रही कि यह माना जा रहा है कि 13 लोग सवार थे, जिसमें 12 सवारी थी, एक ड्राइवर था और सभी 13 की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिजनों से सांत्वना है। और ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि सुबह सुबह यह हादसा हुआ है, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति थी 55 यात्रियों को लेकर, क्योंकि गृहमंत्री ने वहां के बयान दिया था। फिलहाल स्पष्टता जो हुई है वो आईजी के बयान से सामने आ गई है।